सहारे बाय फायजा इफ्तिखार। बस बहुत हो गया। वो एक झटके से खड़ा हुआ। आप लोग मेरी कोई बात सुनने पे तैयार ही नहीं। वाह, अब हम लोग हो गए। नियाज अहमद ने अपने मखसूस तंजिया अंदाज में जताया और उनकी जोजा मोहतरमा के पहले से बहते आंसुओं की रवानी में इजाफा हुआ। अब्बू जान, आप तो मेरी हर बात पकड़ लेते हैं। वो जिद छुआ। पिछले कई रोज से वो अपना मौक़िफ़ उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर हर बार ये गुफ्तगू एक बेमकसद बहस में तब्दील हो जाती थी। अम्मी जान का रोना धोना, अब्बू जान के ताने तिशने। बाजी के अपने दुखड़े थे। दुखड़े उसके भी कम न थे, मगर उसकी सुनाने की बारी ही ना आती थी। वो तीन एक तरफ थे, दूसरी जानिब वो अकेला। मियाँ, क्या करें? तुम्हें पकड़ नहीं सकते। अब क्या तुम्हारी बात भी ना पकड़ें? उंगली पकड़ के चलना सिखाया है तुम्हें। हमजा के लबों पे ना चाहते हुए भी हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। अब्बू जान का ये मखसूस फिक्रा जिसे वो उसके सामने तसलसल से दोहराते रहते थे, इसे सुनकर हर बार उसे 60 और 70 की दहाइयों में बनने वाली फिल्मों की माओं का वो मशहूर ज़माना डायलॉग याद आ जाता था। मैंने 9 महीने अपनी कोख में तुम्हें रखा है, मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी अगर तुमने वगैरह वगैरह। शायद अब्बू जान भी अपना उंगली पकड़ के चलाना उसे बख्शना नहीं चाहते थे। उसकी मुस्कुराहट देख के नियाज अहमद चिढ़ गए। नाहजाज दांत निकाल रहा है। आराम से अब्बू जान, बाजी ने उन्हें धीमा करना चाहा। प्यार से समझाएं, समझ जाएगा, बच्चा है। अपनी तरफ से तो उन्होंने हमजा की हमायत की थी, मगर वो न जाने क्यों तप गया। बच्चा नहीं हूं, 3 बच्चों का बाप हूं। हम पे अपने 3 बच्चों का रोब डालने की जरूरत नहीं। नियाज अहमद गिरजे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? क्या मतलब? इस मौके पे मुहावरे दानी का इस्तेमाल उसे ज़रा समझ ना आया। भाई, हमने तो तुम्हारा एक ही बच्चा देखा है, बाकी के 2 तो तुमने माँ बाप की नज़र बद से छुपा के रखे हैं। उनकी इस बात पे अम्मी जान के दुख जैसे फिर से हरे भरे हो गए। आंसू कुछ और तेजी से बहने लगे। ओहो अम्मी जान, आप तो चुप करें, रो रो कर तबीयत खराब कर लेंगी अपनी। उसने उनके गिर्द अपना बाजू लपेट के चुप कराना चाहा। कौन सी नई बात होगी? तबीयत तो उसकी आए दिन खराब रहती है, आज तुम भी देख लेना, शायद दिल पिघल जाए। इतनी दूर घर है मेरा, जब भी अब्बू जान का फोन आता है कि अम्मी ठीक नहीं, फौरन निकल पड़ती हूँ और सारा रास्ता दिल होलता रहता है। मगर तुम्हें क्या? बाजी ने भी दबी दबी नाराजगी दिखाई। आप लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि मुझे इस बात का कोई एहसास नहीं? क्या ये मेरी माँ नहीं है? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हूँ? क्या अपने फराइज पूरे नहीं कर रहा? 7 समुंदर पार बैठकर तुम कौन से फर्ज अदा कर रहे हो मियाँ? हर महीने डॉलरों का ड्राफ्ट भेज देना ही सबसे अहम फर्ज नहीं होता। सबसे अहम ना सही, मगर बहरहाल फर्ज तो होता है ना। मैं सब छोड़ छाड़ यहाँ आ जाऊं, दिन रात अम्मी की टांगें दबाऊं, उनकी गोद में सर रख के लेटा रहूं, अपने हाथ से दवाइयाँ खिलाऊं, तब आप खुश रहेंगे। चाहे ये एक फर्ज जो आपकी नज़र में गैर अहम है, ये मैं अदा करूं या ना करूं, बताएं, तब गुजारा हो जाएगा। तुम हो ही हठ धर्म जिद्दी। नियाज अहमद के पास इस सवाल का कभी भी कोई जवाब नहीं होता था। वो उसे डांटने लगे। माफ़ कीजिएगा अब्बू जान, मगर जिस तरह आप अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं, इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने अपनी ज़िद कहाँ से ली है। इतना कह के वो रुका नहीं और कमरे से निकल आया। लाउंज में आकर वो ठंडे पानी के बड़े बड़े घूंट भरता अपने गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा था, मगर कामयाब नहीं हो पा रहा था। अंदर से आती आवाज़ें उसकी झुंझुलाहट में इजाफा कर रही थीं। देखी इसकी ज़बान, नज़रों से दूर रह के बदलिहाज हो गया है। सारा अमरीका के पानी का असर है। अब्बू जान गरज रहे थे। रहने भी दें अब्बू जान, ऐसा क्या कह दिया है उसने? बाजी ने फिर हमायत जताई। आपने अभी बदलिहाज औलादें देखी नहीं, ज़रा मेरे ससुराल तो आकर देखें, मेरे देवर कैसे बदतमीज़ और अक्खड़ हैं। हमजा तो इतना अदब लिहाज वाला है, आप ज़्यादा गुस्सा ना दिलाया करें उसे, आराम से बात करके तो देखें, मान जाएगा। नहीं मानेगा, तुम लिख लो मेरी बात। अमेरिका के जानवरों की चर्बी चढ़ गई है इसकी आंखों पे। ला हौल वला कुव्वत। उसने ग्लास मेज पर पटका और घर से ही निकल आया।
गेट पे खड़े होके वो गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल चाह रहा था इस माहौल से फिल फोड़ निकल जाए, मगर कहाँ जाए। पिछले 11 सालों से वो मुल्क से बाहर था और इस दौरान सिर्फ 2 बार यहाँ आया था। एक बार 8 साल पहले अपनी शादी के मौका पे, दूसरी बार 5 साल पहले बीवी और बेटी के साथ, वो अब तीसरी बार अकेला। क्योंकि बीवी और 3 बच्चों के साथ आना एक तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, दूसरा वो नहीं चाहता था कि अम्मी अब्बू उसके बच्चों को देखकर और भी जज्बाती हों और उस पे यहाँ रुक जाने के लिए दबाव डालें। मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये दबाव वो उसके अकेले आने की सूरत में भी डाल सकते हैं। हमजा और हुमा 2 ही बहन भाई थे। नियाज़ अहमद ने गवर्नमेंट सर्विस इज़्ज़त और ईमानदारी से की थी। अल्लाह ने भी इस हलाल कमाई में बरकत डाली। 15 साल पहले उन्होंने हुमा के फ़र्ज़ की अदायगी से फारिग हुए। हमजा का रोज़गार अमेरिका में लिखा था, वो वहाँ जाके बस गया। अब वो थे और उनकी खामोश तब बेगम, जो बेटे की जुदाई में दिन रात तड़पती रहती थी। नियाज़ अहमद का दिल भी कम नहीं तड़पता था, मगर इस दुख ने उनके अंदर मौजूद तलखी को और भी बढ़ा दिया था। यूं तो वो फ़ोन पे भी उसे वतन लौट आने की ताकीद करते रहते थे, मगर इस बार तो जैसे तय करके बैठे थे कि उसे वापस नहीं जाने देना। तुम यहीं रुको, बीवी बच्चों को भी बुलवा लो, वरना हमेशा हमेशा के लिए उस लानती मुल्क में ही लौट जाओ। जाते जाते जिंदा माँ बाप पे फातिहा पढ़ के जाना और फिर भूल जाना कि यहाँ भी कोई तुम्हारा रिश्तेदार बाकी है। हमें ड्राफ्ट भेजने की गलती भी मत करना। ये उनकी नई जिद और मुतालबा था जिसे मानने से वो कासिर था। कभी दिल चाहता सुबह सुबह चुपके से एयरपोर्ट निकल जाए, मगर अपने बाप की जिद से वाकिफ था। जानता था कि वो महज धमकी नहीं दे रहे, मजबूरियां एक तरफ, मगर इतना बेहिस नहीं था कि उनको नाराज करके जा सकता। सो दिन रात यही कोशिश जारी थी कि उन्हें अपनी मजबूरियों की तफसील सुनाकर राज़ी कर सके। दूसरी जानिब वो उसे राज़ी करने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। घर में 24 घंटे एक तनाव की कैफियत रहती और इस वक्त शाम से ज़रा पहले वो इसी तनाव को कम करने की ख्वाहिश लिए गेट पे खड़ा था। वतन से दूर रहने की वजह से दोस्तों से राब्ता बस बराए नाम था, न जाने कौन कौन कहाँ कहाँ था, वरना किसी पुराने दोस्त के यहाँ जाके ही ध्यान बटा लेता। इस वक्त उसे अपनी समझदार शरीके हयात जोया की कमी शिद्दत से महसूस हुई। उसने जेब से सेल फोन निकाल कर उसका नंबर मिलाना चाहा, मगर फिर दोबारा जेब में रख लिया। अब उसे क्या परेशान करूं, वैसे ही 3 बच्चों के साथ पिछले 8 दिन से अकेली है। उसने एक गहरा सांस लिया और सड़क के पार देखने लगा। ये घर पार्क के सामने था और पार्क में इस वक्त खासी चहल पहल थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें और मर्द जॉगिंग ट्रैक पे टहल रहे थे। उसका दिल बेकरार वहां जाने के लिए मचला। उसने गेट बंद किया और पार्क की जानिब चल पड़ा। रहने दें शेख साहब, रहने दें, मेरा दिल ना जलाएं। वो अपने ख्यालों में मगन बेंच पे बैठा सामने झूला झूलते बच्चों को गायब दमागी से देख रहा था, जब एक झुंझुलाई हुई नस्वानी आवाज़ ने उसे चौंक कर सामने देखने पर मजबूर किया। उससे ज़रा फासले पर मौजूद बेंच पर वो दोनों शायद अभी अभी आकर बैठे थे, क्योंकि कुछ देर कबल गायब दमागी की कैफियत में भी उसे सामने खेलते रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस बच्चे नजर आ रहे थे। बेगम साहिबा, जली हुई चीज़ को अब और क्या जलाया जाए? अब तो उसको सिर्फ भस्म ही किया जा सकता है। इस बार ये चिढ़ाने वाला जवाब मर्द की जानिब से आया था। हमजा ने उनकी आवाज़ों और फूले हुए सांसों से अंदाज़ा लगाया कि वो उसके अम्मी अब्बू की उम्र के ही होंगे। मुझे तंग न करें शेख साहब, ये काम आपकी औलादें ज़्यादा अच्छी तरह कर लेती हैं और जी भर के कर लेती हैं। आप वो कीजिए जिसके लिए आए हैं। जाएं, जाके टहलें। टहलें? मर्द ने एक फलक शगाफ कहकहा लगाया, जिसके नतीजे में उसे जोर की खांसी आ गई। बस खुल गई पोल बड़े मियाँ, खातून ने तंज किया। तमीज़ से बेगम साहिबा, इतना तो सोच लिया करें कि मैं कितने अदब और तहजीब से तुम्हें बेगम साहिबा कहकर पुकारता हूँ और तुम हो कि सरेआम यूँ बड़े मियाँ कहकर बदतमीज़ी का मुजाहरा कर रही हो। तो मत कहा करें बेगम साहिबा, इतना खूबसूरत नाम है मेरा, गुलबहार नाम से पुकार लिया करें या फिर खाली बेगम कह लिया करें। इस तरह साहिबा का दुम छल्ला लगाने से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आपके बारे में ही गलतफहमी का शिकार रहेंगे। क्या मतलब? यही समझेंगे कि कोई मुलाजिम अपनी बेगम साहिबा के साथ बैठा है
तो फिर गलत फहमी का शिकार वो आपके बारे में होंगे बेगम साहिबा। मर्द ने बजाय तब जाने के मज़े लेते हुए कहा। वो कैसे? यही कहेंगे कि बुढ़िया कैसी आज़ाद ख्याल और रंगीन मजाज है, और कोई नहीं मिला तो मुलाजिम के साथ ही पार्क में घूमने आई हुई है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, शर्म तो नहीं आती? मुझे तो लगता है बहुओं के सारे तावीज़ गंडे आप पे उल्टे पड़ गए हैं। आपका दिमाग घूम गया है जो मेरे बुढ़ापे को रुस्वा कर रहे हैं। जाएं, आप जाकर टहलें। फिर टहलें? अरे भाई, जॉगिंग होता है। कोई भी जंग हो खुद जाकर करें, मुझसे जंग ना करें। मुझसे जंग करने के लिए आपकी औलादें और उनकी बीवियों का जुत्था मौजूद है। भाई, अब अकेले तो जॉगिंग या वॉक होती नहीं हमसे। चलो फिर घर ही चलें। मर्द ने अंगड़ाई ली। हमजा इस वक्त अपनी सारी सोचें भुलाए उन दोनों उम्र रसीदा मियाँ बीवी को देख रहा था और उनकी दिलचस्प नोक झोंक सुन रहा था। उसके अम्मी अब्बू दोनों में एक उम्र साथ गुजार लेने के बाद भी एक झिझक का पर्दा हायल था। वो दोनों कभी भी इतनी बेतकल्लुफ़ी से ऐसे मज़े की गुफ्तगू नहीं करते थे। अम्मी का मजाज शुरू से दबा हुआ और सुलहजो था। शौहर की हाँ में हाँ मिलाना उनकी आदत थी। दूसरी तरफ अब्बू खामखा अपनी ज़ात का रोब और दबदबा कायम रखने की कोशिश में मसरूफ़ रहते। घर में क्या रखा है? खातून ने बेजारी से कहा। घर में? मर्द जैसे सोच में पड़ गया। घर में हमारे 2 बेटे, हमारे बुढ़ापे का सहारा, उनकी 2 अदद बीवियाँ, हमारे अरमानों से लाई और तुम्हारी नखरों से पसंद की गई बहुएं, हमारे 4 पोते और 2 पोतियाँ, और आज हफ्ता है शायद हमारे बेटी भी आई हो। इस तरह घर में 2 अदद बेटों, 2 अदद बहुओं और 6 अदद पोते पोतियों के अलावा 1 अदद बेटी, 1 अदद दामाद और 2 अदद नवासों की मौजूदगी का भी अमकान है। बस अपने अदाद शुमार ना अपने पास ही रखें शेख साहब। मुझे नहीं जाना घर। अभी 1 घंटा भी तो नहीं हुआ हमें घर से निकले। मेरा दिल नहीं चाह रहा इतनी जल्दी उस चिक चिक में जाने का। ऐसा मत कहें बेगम साहिबा। जो भी है वो हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के बच्चे हैं। ये बात वो क्यों नहीं समझते शेख साहब? पहली बार खातून की खनकती आवाज़ में अफसुर्दगी घुली हुई महसूस हुई। समझ जाएंगे। वो सिर्फ अपनी बीवियों की ज़बान समझते हैं। कहते हैं बच्चा प्यार की ज़बान समझता है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी बीवियों ने उनसे प्यार की ज़बान बोली और अपना बना लिया। आप भी कुछ मीठे बोल बोल के देखें बेगम साहिबा। हाँ, मैं तो जैसे बंदूक की नोक पर रख के पाला है ना उन्हें। आप भी अजीब बातें करते हैं शेख साहब। वो शदीद बुरा मान गई। ये सिर्फ बीवी का प्यार समझने के काबिल रह गए हैं। बस जो वो कहते वही सच है। कुछ समझौता तुम भी कर लो। बदलते वक्त के बदलते तकाज़ों के आगे सर झुका लेना चाहिए। मैं क्यों सर झुकाऊं? वो छोटे हैं, वो सर झुकाएं। गजब खुदा का, माँ बाप होकर हम उनके आगे झुकें? इस घर का माहौल ठीक रहे, बहुओं के थोबड़े ना बना करें। उसके लिए मैं क्या नहीं करती। अपना और आपका नाश्ता खुद बनाती हूँ कि हमें आदत है नमाज के फ़ौरन बाद नाश्ता करने की। और वो कलमुइयाँ दिन चढ़े तक बिस्तर पे ऐंठने की आदी। उनकी नींद ख़राब ना हो इसीलिए ना सिर्फ अपना और आपका नाश्ता बनाती हूँ बल्कि स्कूल जाने वाले दोनों बच्चों का नाश्ता और साथ देने का लंच भी। ये मैं अपनी बहुओं पे एहसान नहीं करती जो जताया जाए। मेरे पोता और पोती हैं वो। मैं खुशी खुशी उनके सारे काम करूँ मगर बदले में शुक्रिया ना सही थोड़ा सा प्यार तो दें। फिर भी मुँह सूझे रहते हैं। एक वक्त का खाना भी बनाती हूँ, अक्सर कुछ ना कुछ मीठा बना देती हूँ। उन दोनों को तो तौफीक नहीं होती कभी मीठा बनाने की। एक वक्त की सब्जी ही कच्ची पक्की भून दें तो गनीमत जानो। ना कभी कोई कपड़ा इस्त्री करके दिया, ना कभी सर दबाने को कहा। अल्लाह का शुक्र है आपकी पेंशन और मेरे अब्बा के मकान का किराया आता है। खुद मुलाजिम की तनख्वाह देते हैं और बगैर किसी की मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वही कपड़े धोकर इस्त्री करके दे देता है। अस्पताल जाना हो तो ले जाता है। छोटे बड़े कई काम कर देता है सिर्फ इसलिए कि 1200 रुपये महीना देते हैं हम। सोचिए अगर ना दे पाते तो आज हमारा बुढ़ापा किस कदर ख्वार हो रहा होता। उन बेफैज़ों के आसरे पे पड़े होते। शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने उनका मोहताज नहीं किया। मगर क्या बेबसी है, दिल तो अब भी उनका मोहताज है। उनकी तवज्जो और मोहब्बत का भूखा है।
हमेशा का ज़रूरतमंद। इस पे शुक्र करो कि बच्चे तुम्हारी आंखों के सामने हैं, सेहतमंद हैं, खाते कमाते और मगन हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में सेट हैं। और हमें इस उम्र में क्या चाहिए? कम से कम हमें अब किसी औलाद की जानिब से कोई फिक्र तो नहीं रही। एक बेटा शहर का मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट है, दूसरा शहर का सबसे काबिल वकील है। एक बहू आला तालीम याफ्ता, दूसरी ज़रा कम मगर हुस्न खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। सब कहते हैं ऐसी बीवियां पाकर मेरे दोनों बेटों को जिंदगियां संवर गई हैं। खातून ने सर झटका। और अल्लाह के फजल से दोनों साहबे औलाद भी हैं और हमारी इकलौती बेटी, हमारी प्यारी बेटी, वो भी अपने घर में खुश और मुतमईन है। हाँ, इतनी खुश, इतनी मुतमईन कि माँ बाप को भुला ही दिया है। अब उसका सब कुछ, उसका शौहर, उसके बच्चे और उसका ससुराल है, वही उसकी ज़िंदगी है। हम तो जैसे कुछ भी नहीं। कम अकल औरत, ज़िंदगी के किसी मामले पे तो अल्लाह का शुक्र करना सीखो। लोग बेटियों के लिए ये दुआएं मांगते हैं कि वो अपने ससुराल में इतनी मगन हो जाएं कि उन्हें मैके की याद तक ना आए, और तुम इस बात पे मसरूर होने की बजाय उल्टा उससे शाकी हो। तो क्या करूं शेख साहब, आप जैसा दिल नहीं है मेरा जो दर्द बर्दाश्त भी करे और फिर उसके होने से इनकार भी करे। सच कहें, क्या आपको बेटी की याद नहीं आती? आपका दिल नहीं चाहता एक ही शहर में रहते हुए वो महीने में कम से कम 2 बार तो हमसे मिल जाया करे? हम तन्हाई के मारे बूढ़े लोग, घर में 9 लोगों के होते हुए सारा सारा दिन टुकर टुकर एक दूसरे की शक्ल देखने वाले, हमें थोड़ा सा वक्त दे दिया करें, क्या फ़र्क है? फिर उसमें और हमारी दोनों बहुओं में, उनके पास भी हमारे लिए वक्त नहीं है, बेटी के पास भी नहीं है। खुद को मसरूफ़ रखने के 100 बहाने हैं, हज़ारों तरीके हैं। सिर्फ औलाद का मुंह देखना छोड़ दें बेगम साहिबा। कौन से तरीके? वो जो आपने अपना रखे हैं, अखबारों के मनहूस मौम में हल करते रहना, टीवी पे लगने वाले बकवास तरीन बहसो मुबाहिसे के सियासी प्रोग्राम देखना, पुराने दोस्तों के साथ शतरंज खेल खेल कर दिमाग में खुश्की पैदा करना। मैं बाज आई ऐसे मशगलों से, और वैसे भी इनसे आपको क्या फ़ायदा हुआ है जो मुझे होगा? क्यों नहीं होता फ़ायदा? तुम्हारी तरह बेकार बैठा फजूल बाहिमें नहीं पालता रहता, ना ही उल्टा सीधा सोच कर नफसियाती मरीज़ बनता जा रहा हूँ। नफसियाती ना सही मगर मरीज़ तो बन गए हैं। वो हार्ट अटैक ऐसे ही नहीं हो गया था। बस रहने दें शेख साहब, किसी और के सामने खुद पे पर्दे डालिएगा, मुझे मत बताइए। ज़िंदगी के 36 साल गुजार लिए हैं आपके साथ, क्या मैं नहीं जानती कि ऊपर से मजबूत बने रहने के बावजूद आप अंदर से मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। मैं बोल बोल कर या बहुत दिल भर जाए तो रो धो कर अपनी भड़ास निकाल लिया करती हूँ, मगर आपने हर गम अंदर ही अंदर उतार के खुद को दिल का मरीज़ बना लिया है। बेटों की बेएतनाई, बहुओं की लापरवाही और बेटी की खुदगर्जी, इन सब ने आपको भी इतना ही दुख पहुँचाया है जितना मुझे। मगर मैं तुम्हारी तरह अपने दुखों का इश्तिहार नहीं चिपकाता फिरता। वो चिढ़ के बोले, मैं भी दिल की बात सिर्फ आपसे ही कर रही हूँ, ढंडोरा नहीं पीट रही। क्या अब इंसान शरीके ज़िंदगी से भी दुख सुख न बांटे? ज़रूर बांटो, मगर दुख और सुख दोनों। सुख तो पता नहीं कहाँ अकेले अकेले उड़ाती हो, दुखों में मेरा फ़ौरन हिस्सा ले आती हो। हमज़ा एक बार फिर मुस्कुराया, हालांकि उसका दिल उन खातून से हमदर्दी महसूस करता बेहद गुदाज हो रहा था। चले अब घर चलें, बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि बुढ़ा बुढ़िया कहाँ मौज उड़ा रहे हैं। लो, अभी उनके लापरवाही और बेएतनाई के रोने रो रही थीं, कहाँ ये कह रही हो कि वो फ़िक्रमंद हो रहे होंगे। फ़िक्रमंद नहीं, सिर्फ परेशान हो रहे होंगे। वो भी इसलिए नहीं कि हमें कुछ हो न गया हो, बल्कि इसलिए कि घर के बहुत से काम रुके होंगे। बच्चे माओ के सर चढ़ के हल्ला मचा रहे होंगे। उन्हें संभालने के लिए आप जो हैं, आपकी राह तक रही होंगी आपकी चहीती बहुएं कि आप आएं और वो आपके सर पे अपने बच्चे छोड़ें। कोई सौदा सल्फ मंगवाना हो तब भी आप मौजूद। जाहिर है मुलाजिम काबिल भरोसा जो है। डंडी मार देगा पैसों में भी और सौदे में भी। रही मैं तो जब तक मैं सब्ज़ी न काट के दूं, गोश्त धोकर ना दूं, बेगम साहिबा खाना नहीं पकाती। आज तो मीठा बनाने के लिए भी मुझे ही कहा है। बस अब चलें घर, वरना सारी औलाद मिल के हमारी कसीदा गोई कर रही होगी। हाँ भाई चलो। वो घुटने पे हाथ रख के उठे। हशाश बशाश लहजा थकन लिए हुए था, जैसे घर वापस जाने के ख्याल से दिल बुझ गया हो। हमजा को लगा खातून की तमाम शिकायतें बजा थीं
اور ان کے شوہر صرف ان کا دھیان بچانے اور دکھ کم کرنے کے لیے اسے ان کا وہم اور غلط فہمی قرار دے رہے تھے، ورنہ دل سے وہ بھی شاید اپنے بچوں کے لیے بہت سے گلے رکھتے ہوں گے۔ گھر واپس جانے کے خیال سے بجھتا چہرہ، ٹوٹتا لہجہ اور تھکے تھکے قدم اس بات کے گواہ تھے۔ ہاں، گھر تو اپنا ہی ہے، کب تک فرار حاصل کر سکتے ہیں، آخر جانا تو وہی ہے۔ خاتون بھی اٹھ گئیں اور گہرا سانس لے کر تازہ ہوا اپنے اندر اتاری، جیسے کسی گھٹن زدہ کوٹری میں جانے سے پہلے اپنے اندر توانائی بھر رہی ہوں۔ گھر بھی اپنا ہے اور گھر والے بھی، جیسے بھی ہیں ہمارے اپنے بچے ہیں وہ۔ بیگم کا ہاتھ پکڑ کے وہ آگے بڑھے۔ یہی تو زندگی ہے بیگم، ہمارے بیٹے بہویں پوتے پوتیاں نواسا نواسی بیٹی داماد، کم از کم گھر بھرا ہوا تو ہے۔ چاہے وہ رہنے دیں شیخ صاحب، خود کو دھوکہ دینا بند کریں۔ میں بھی تنگ آ چکی ہوں اپنے آپ کو یہی سب کہہ کہہ کر بہلاتے ہوئے۔ ان کے جاتے جاتے کہے یہ آخری فکرے حمزہ کے کانوں میں گئے اور وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ان کے پیچھے پیچھے سست روی سے چلتے ہوئے وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ مجھے یہاں باندھ کے رکھ لینے سے آپ کو بہت سکھ مل جائے گا؟ فرض کیجئے میں آپ کی ضد مان کے یہاں آ بھی جاؤں، اپنی لگی لگائی ملازمت چھوڑ بھی دوں تو یہاں آ کر کروں گا کیا؟ جمع جتھا تو میرے پاس کوئی ہے نہیں، تعلیم ایسی نہیں کہ آتے ہی 30-40 ہزار ماہانہ والی تنخواہ مل جائے، کاروبار کا نہ تجربہ ہے نہ سرمایہ، میری تو زندگی برباد ہوگی ہی۔ آپ بتائیے آپ کو کیا ملے گا؟ ابھی میں 20 سے 30 ہزار ماہانہ آپ کو خرچہ بھیجتا ہوں، آپ نے فل ٹائم ملازم رکھا ہوا ہے، ہر سہولت، اچھے سے اچھا علاج مہیا ہے، تب کیا ہوگا؟ اپنے بچے پالوں گا یا یہ گھر چلاؤں گا؟ اس نے راستے میں یاد کیا ہوا سبق کسی رٹو طوطے کی طرح دہرانا شروع کیا، حالانکہ شام کو اس نے طے کیا تھا کہ اب وہ اس موضوع پہ ابو جان سے کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کچھ سننے پہ تیار ہی نہ تھے۔ لیکن اب اس کے سامنے سوچ کا ایک نیا در کھلا تھا اور اس نے اسی زاویے سے انہیں سمجھانا چاہا تھا۔ یہ الگ بات کہ نیاز احمد نے اس کی تقریر کا صرف ابتدائی اور تمہیدی حصہ سن کر ہی ٹوک دیا۔ رزق کی کمی کرو نہ مت رو، جتنا نصیب میں لکھا ہو اتنا ہی ملتا ہے اور ہر جگہ ملتا ہے۔ اگر تمہارے نصیب میں اللہ نے رزق کی برکت لکھی ہے تو چاہے پاکستان آ کے ہی رہ جاؤ، برکت برکت ہی رہے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ تنگی لکھی ہے تو وہ ڈالروں پاؤنڈوں والے ملکوں میں بھی سہنی پڑتی ہے۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اس آخری عمر میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سکھ دیکھنا ہمارا حق ہے۔ آپ کی یہی غلط فہمی تو میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ قریب ہونے میں ہی سکھ ہے۔ میں 7 سمندر پار ہوں مگر میرے بچوں کا میری بہن کے بچوں سے روز رات ہی نیٹ پہ رابطہ رہتا ہے۔ میں ہفتے میں 3 بار آپ کو 1 گھنٹے کا فون کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے اور میں آپ دونوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ محبت کرنے اور خیال رکھنے کے لیے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ سب بھی سکھی ہوتے جو بیٹے بہوؤں کے جمگٹے میں رہتے ہیں۔ دور کیوں جائیں؟ اپنے دوست وکیل کیسر کے نئے کرایہ داروں کو ہی دیکھ لیں۔ نیاز احمد چونکے۔ ان کا یہاں کیا ذکر، اور تم کیسے جانتے ہو انہیں؟ آج شام کو ہی ملا تھا شیخ صاحب سے۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ وہ کتنے بھرے بھرے خاندان والے ہیں، مگر کبھی آپ اپنی اور ان کی زندگی کا موازنہ کیجئے اور پھر انصاف سے کام لیتے ہوئے مجھے بتائیے کہ کیا آپ ان سے بہتر حال میں نہیں ہیں؟ نیاز احمد نے اپنی بیوی کو دیکھا، وہ بھی کچھ سوچتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ حمزہ ٹھیک کہہ رہا ہے ہما کے ابو، ان کے مقابلے میں ہم بہتر ہی نہیں خوش نصیب بھی ہیں۔ مگر وہ کچھ کہنے لگے، پھر سر جھٹک کے خاموش ہو گئے۔ ان کی خاموشی نے حمزہ کا حوصلہ بڑھایا کہ کوئی بات تو ایسی ہے جو اس کے ابو جان کو بحث کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے۔ 100% خوش نصیب ہیں، انہیں دیکھ لیں، بیٹے بھی پاس ہیں، بہویں بھی، پوتے پوتیوں سے گھر بھرا ہے، مگر دونوں کتنے اکیلے ہیں۔ سکون حاصل کرنے کے لیے گھر سے فرار حاصل کرتے ہیں اور باہر پناہ تلاشتے پھرتے ہیں۔ نیاز احمد اور ان کی بیگم دونوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھا۔ نیاز احمد نے ایک گہری سانس لی۔ تم صحیح ہو حمزہ، واقعی ہم ان کے مقابلے میں لاکھ درجے خوش قسمت ہیں۔ ہمارا بیٹا ہم سے 7 سمندر پار ہے، سالوں بعد شکل دکھاتا ہے۔ ہماری بیٹی چاہنے کے باوجود کئی دن ہم سے ملنے نہیں آ سکتی،
کیونکہ وہ اپنے بال بچوں اور سسرال میں مصروف ہے، مگر ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارا بیٹا دور صحیح، بیٹی مصروف اور ذمہ دار صحیح، مگر ہے تو صحیح۔ بیچارے شیخ صاحب اور ان کی بیگم جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو، وہ تو اس نعمت سے ہی محروم ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ بے اولاد ہیں دونوں۔ مگر اس انکشاف نے اسے ہکا بکا کر دیا۔ وہ تو میں نے خود سنا، وہ 2 بیٹے، 4 پوتے، بیٹی، داماد، وہ نواسی۔ وہ ہکلانے لگا۔ یہاں آئے انہیں 2 سال ہونے والے ہیں۔ آتے ہی سب کو انہوں نے یہی سب بتایا تھا جو تم جانتے ہو، مگر جلد ہی سب حقیقت جان گئے۔ وہ بے اولاد ہیں اور شادی کے 35 سال بعد یہ محرومی جیسے ان کے اندر تک اتر کے انہیں ذہنی مریض بنا چکی ہے۔ وہ ایک نارمل زندگی جی رہے ہیں، ہر اعتبار سے نارمل، مگر اس ایک معاملے میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے ایک خیالی زندگی جی رہے ہیں۔ حمزہ ٹکر ٹکر ابو جان کو دیکھے گیا جو اسے حیران کر رہے تھے۔ میں ایک بار ان سے ملنے گئی تو بیچاری رسالوں میں سے تصویریں کاٹ کاٹ کر البم میں لگا رہی تھیں کہ میرا نواسا ہوتا تو بالکل ایسا ہوتا، پوتی ہوتی تو ایسی ہوتی، ایسی پونیاں بناتی بالوں میں، میرب ہوتی تو ایسا ہی سونے کا سیٹ بنواتی اس کا۔ اس کے بعد دوبارہ جانا ہوا تو یہ سب تصاویر فریم ہو کر دیواروں پہ لگی ہوئی تھیں، وہ بھی اور چند اور دوسری بھی، اور ان سب سے تعارف انہوں نے یہی کہہ کر کروایا تھا کہ یہ ان کے بیٹے، بیٹی، بہویں اور ان کے بچوں کی تصویریں ہیں۔ شاید وہ خود کو یہی دھوکہ دیتے ہوں گے کہ اگر ہمارے بچے ہوتے تو ہم یہی زندگی جی رہے ہوتے، ناقدری کی، محرومی کی۔ وہ خود کو یہ احساس دلانا چاہتے ہوں گے کہ اولاد کے نہ ہونے سے انہیں وہ دکھ بھی جھیلنا نہیں پڑے گا جو بری اولاد کے ہوتے ہوئے سہنا پڑتے ہیں۔ چلو ایک دھوکہ آج کے بعد ہم بھی خود کو دے لیا کریں گے، ایک دوسرے کو یہ کہہ کر بہلا لیا کریں گے کہ… نیاز احمد کی آواز پر آ گئی اور وہ بھیگی پلکیں مسلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ حمزہ کی تیاریاں مکمل تھیں۔ وہ اسی ڈیٹ کو واپس جا رہا تھا جس ڈیٹ کی سیٹ اس نے کنفرم کرائی تھی۔ امی جان کے لاکھ کہنے پہ بھی اس نے سیٹ آگے نہیں کروائی تھی۔ ایئرپورٹ تک بھی اس کے ماتھے پہ ایک الوداعی بوسہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا، کیا تھا جو میرے کہنے پہ تم 1 ہفتہ اور رک جاتے تو کچھ دن اور میرے کلیجے میں ٹھنڈ رہ جاتی۔ بس بھی کرو کلثوم بی بی، جاتے وقت اس کا دل برا مت کرو۔ حمزہ نے حیرت سے دیکھا۔ یہ بات کہتے نیاز احمد جتنے عجیب لگ رہے تھے اتنے ہی افسردہ۔ اسے جانا ہی ہے، چاہے ابھی جائے چاہے ہفتہ بھر بعد، جانا تو ہے ہی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں ابو جان، مجھے جانا تو ہے ہی، پھر 1 ہفتہ اور رکوں یا نہ رکوں کیا فرق پڑتا ہے؟ جلدی جاؤں گا تو جلدی واپس بھی آؤں گا نا۔ اس کی بات پہ امی جان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس بار تم جلدی واپس آؤ گے؟ جی بہت جلدی، نہ صرف میں بلکہ زویا اور بچے بھی۔ سچ کہہ رہے ہو حمزہ؟ ہاں، مگر مجھے اس کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ اس کے بعد میں فیملی لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں آ جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ نیاز احمد نے اسے سینے سے لگایا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا اس پارک کے کسی اور بینچ پہ شیخ صاحب اور ان کی بیگم کی طرح میرے ماں باپ بھی اپنے بڑھاپے اور تنہائی کو خود فریبی کے سہارے دے رہے ہوں۔ اس نے ان کے گلے لگتے ہوئے سوچا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف دی افسانہ سہارے بائی فائزہ افتخار۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔